हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। जैसा कि आपको पता है, हम रिया डावी मैम और सत्यम गांधी सर, ये दोनों कॉपी आप देख सकते हो। रिया डावी मैम और सत्यम गांधी सर की कॉपी डेली पीएसआईआर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम 5 या 6 एपिसोड आ चुके हैं, तो आज ये नेक्स्ट एपिसोड है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप इस वीडियो पे अभी तक आए तो देखो, आपने मेरा एक व्यू बढ़ा दिया, पक्की बात है ये तो, ठीक है। हो सकता है आप एक सब्सक्राइबर भी बढ़ा दो, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। ये तो मुझे मिला, ये तो मुझे मिलेगा, ठीक है, ये दोनों चीज़। लेकिन आपको क्या मिलने वाला है इस वीडियो से, मेन मुद्दा ये है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, इस वीडियो से आपको क्या मिलने वाला है। जो भी क्वेश्चन होगा उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि भाई टॉपिक क्या कहना चाहता है, ये टॉपिक के बारे में क्या था। यानी कि टॉपिक का जो डिस्कशन है, कंप्लीट टॉपिक डिस्कशन आपको मिलने वाला है। दूसरा, इनकी अप्रोच क्या रहती है, टॉपर्स के आंसर की स्ट्रक्चर क्या रहता है, उस स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी, वो भी आपने को मिल जाएगा। तो अगर आप पीएसआईआर को लेके सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अदरवाइज तो मेरा व्यू बढ़ जाएगा, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ ही जाएगा। और जैसा कि हर यूट्यूबर कहता है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और बाकी अगर अपना फायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर कि इस वीडियो में है क्या, ठीक है। और लास्ट में जो कंक्लूजन होता है वो भी आप इस वीडियो का देख सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपने रिया डावी मैम के फर्स्ट आंसर से, जो आज आंसर हम डिस्कस करने वाले हैं उस आंसर से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपने देख रखा होगा कि हमने सारे क्वेश्चंस इनके डिस्कस करे हुए हैं, ये यहाँ पे डिस्कस करे हुए हैं। तो कंसेप्ट ऑफ धर्म वगैरह हम सारी चीजें डिस्कस, देखो ये ना मैं सुभद्रा रंजन मैम के नोट्स भी दिखा देता हूँ बीच बीच में, ठीक है। जो कुछ नया लगता है कि भाई हाँ ये चीजें डिस्कस होनी चाहिए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2A है। यानी कि अभी तक तो हम बहुत सारे 6 या 7 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, जो कौटिल्य के बारे में है। क्वेश्चन क्या कहता है, वन विद इमीडिएट प्रोक्सीमेट टेरिटरी इज द नेचुरल एनेमी कौटिल्य। कौटिल्य का स्टेटमेंट है कि वन विद इमीडिएट प्रोक्सीमेट टेरिटरी इज द नेचुरल एनेमी। जिनको हिंदी इंग्लिश में समझ नहीं आया, एक देसी भाषा में समझ लो। इंडिया का सबसे पास वाला देश कौन सा है, पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान है वो इंडिया का नेचुरल एनेमी है, ये कौटिल्य भाई साहब कह रहे हैं, ठीक है ना। तो कौटिल्य जी ये कहना चाह रहे हैं। अब इसको आपने हाउ फार इज इट एप्रोप्रिएट टू कंसिडर कौटिल्य एज इंडियन मैकेबली। इन्होंने कौटिल्य का स्टेटमेंट दिया और इस स्टेटमेंट के साथ पूछा है डिस्कस करो स्टेटमेंट को। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कौटिल्य को इंडियन मैकेबली कहना कहां तक उचित होगा। यानी कि 20 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, 20 मार्क का लगभग 4 पेज का आंसर आपने को लिखना है। डिस्कस करते हैं कंक्लूजन के इंट्रोडक्शन के साथ इन्होंने क्या लिखा है रिया डावी मैम ने। सबसे पहले क्वेश्चन तो समझ आ गया ना आपको सही से। कौटिल्य हैज रिटन द बेस्ट बुक इन द फील्ड ऑफ स्टेटक्राफ्ट। और उस बुक का नाम क्या है, और उस बुक का नाम क्या है, और उस बुक का नाम क्या है, बताओ। उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। उस बुक का नाम है अर्थशास्त्र। तो ये बुक किसने लिखी है, कौटिल्य ने। बेस्ट बुक है इन द फील्ड ऑफ स्टेटक्राफ्ट, ये चीज समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट फिर इन्होंने क्या लिखा है, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है ही बिलोंग्स टू द दंड ट्रेडिशन एंड द रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। 2 ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। एक तो दंड ट्रेडिशन, 2 होते हैं ना, धर्म ट्रेडिशन, 2 ट्रेडिशन होते हैं अगर आपने को पता हो तो। एक तो धर्म होता है और एक दंड होता है। कल अगर किसी ने कल वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने कराया था उसमें नहीं देखा हो तो उसमें मैंने धर्म और दंड की बात की है, वो चीज आप देख सकते हो। मनु ने भी दोनों की बात की थी, मनु का धर्म, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। तो क्या बोलता है ये क्वेश्चन, रिया डावी मैम ने क्या लिखा है, एंड द रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का मतलब आप समझते हो जो रियल कंडीशंस हैं उनको लेके, यानी कि आइडियोलॉजिकल नहीं है, लिबरल नहीं है, रियलिस्ट, यानी कि ऐसा होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में उन्होंने इनकी बुक के बारे में बता दिया, इंट्रोडक्शन में बता दिया कौन से ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, इंट्रोडक्शन में बता दिया उनका स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है। तो इंट्रोडक्शन आपका इतना छोटा सा हो सकता है, जो कि एक बेस्ट इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट लिखते हैं, according to Kautilya, state is like an organism vehicle has to expand in order to survive। ये कौटिल्य ने बोला था कि स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह है, ठीक है। मान लो एक स्टेट जो है वो ऑर्गेनिज्म की तरह है, और अगर उसे जिंदा रहना है तो ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा ना। ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो उसे बड़ा होना पड़ेगा। वो बड़ा कब होगा, जब वो किसी की टेरिटरी पे कब्जा करेगा, जब किसी की टेरिटरी पे कब्जा करेगा। और किसकी टेरिटरी पे कब्जा करेगा, अपने पास वाले राजा की टेरिटरी पे, अपने पड़ोस वाली पे, है ना। पहले भाई पड़ोस वाली पे कब्जा करोगे ना। तो ये कौटिल्य ने बोला था। फिर आगे बात करते हैं, कौटिल्य ने क्या बोला, 10 land has to be acquired by the king to ensure well being of the people since land is a source of material wealth।
अब आप देखो उस टाइम कौटिल्य जिस टाइम थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, वहां पे क्या था, वहां पे लैंड की बहुत वैल्यू होती होगी, एग्रीकल्चर की बहुत वैल्यू होती होगी, यानी कि वही एक प्राइमरी सोर्स होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास जितनी ज़्यादा लैंड होगी, आपके पास उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड आएगा, या आपके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे पानी वगैरह के, नदी वगैरह के, ठीक है। इससे क्या होगा आपको, इससे जो वेलबींग ऑफ पीपल है वो डेवलप होगा कि नहीं होगा। तो यही कौटिल्य ने बोला था, कौटिल्य ने भी तो यही बोला था। क्या बोला है कौटिल्य ने? कौटिल्य ने बोला है, दोबारा से देख लो, कि स्टेट ऑर्गेनिज्म की तरह है, उसे बड़ा होना चाहिए अगर उसे सर्वाइव करना है, और किंग जो है उसे एंश्योर करना चाहिए वेलबींग ऑफ द पीपल, जो अपने राज्य के लोग हैं। क्योंकि कैसे एंश्योर करना चाहिए, बाय एक्वायर्ड लैंड जो है वो एक्वायर करनी चाहिए किसी की, क्योंकि लैंड जो है वो मटेरियल वेल्थ का सोर्स है। कौटिल्य की एक चीज समझ आई कि उनका लैंड पे क्या विचार है, यानी कि उनका जमीन पे क्या विचार है, दूसरों की हत्या लो। फिर बात इसीलिए तो कौटिल्य को रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट बोला गया है। कौटिल्य बिलीव्स दैट द रिलेशन अमंग स्टेट इज लाइक ए जंगल वेयर स्ट्रेंथ ऑफ लॉइन प्रिवेल्स, यानी कि एक भाई जंगल की तरह, जहां शेर जाएगा वहां उसकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रिवेल करेगी, यानी कि शेर सब पे राज करेगा। और शेर कैसे बनना है, शेर कैसे बनना है, तो उन्होंने बताया द स्ट्रगल फॉर पावर इज रिफ्लेक्टेड इन हिज मंडल थ्योरी। अपनी मंडल थ्योरी में उन्होंने बताया है कि स्ट्रगल ऑफ पावर जो है वो कैसे डेवलप होगी, या उसे कैसे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अब मंडला थ्योरी क्या कहती है ना, मतलब शेर बनोगे कैसे, ये तो मंडला थ्योरी में लिखा हुआ है कि स्ट्रगल फॉर पावर। तो ये थ्योरी स्टेट करती है कि नाइबर इज एन एनिमी, अरी, यहाँ पे एक इन्होंने डायग्राम भी दिया होगा, अरी एंड नाइबर इज नाइबर फ्रेंड। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो इंडिया, ये मान लो इंडिया, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे पाकिस्तान, और ये मान लो यहाँ पे अफगानिस्तान, ठीक है। इंडिया का शत्रु कौन है, इंडिया का जो एनेमी है वो कौन है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान का एनेमी कौन है, अफगानिस्तान। तो एक कहावत तो सुनी होगी ना कि दुश्मन का दुश्मन अपना क्या होता है, दोस्त, दुश्मन का दुश्मन अपना क्या होता है, दोस्त। और वही कहावत जो है कौटिल्य ने अपनी थ्योरी में यूज कर डाली कि भाई दुश्मन के दुश्मन को बनाओ अपना दोस्त, और उस टाइम तक तो बना ही लो जिस टाइम तक दुश्मन से दुश्मनी निभा रहे हो। अब उन्होंने दुश्मन को क्या नाम दिया है, दुश्मन को नाम दिया है उन्होंने अदी, दुश्मन को नाम दिया है उन्होंने आदि, ठीक है, यानी कि इनेमी को नाम दिया है अदी। और जो नाइबर है वो फ्रेंड है, उसे नाम दिया उन्होंने एलाई, उसे नाम दिया उन्होंने एलाई या मित्रा, ठीक है। मित्र तो आप सब समझते हो। 10 जनरल सच कंसेंटिंग सर्कल्स आर ड्रॉन। अब ये सर्कल्स कुछ इन्होंने ड्रॉन करने की यहाँ पे कोशिश की है। सुब्रत रंजन मैम के नोट्स में आपको कॉपी टू कॉपी, मतलब लाइन टू लाइन सेम चीजें मिल जाएंगी। अगर किसी ने सुब्रत रंजन मैम के नोट्स नहीं पढ़े तो भाई पढ़ लो, सेम चीज वहां पे, वहीं से एक एक लाइन कॉपी पेस्ट बोल सकता हूं मैं, है ना, कॉपी पेस्ट बोल सकता हूं। तो इसका मतलब आपको एक चीज और समझ आई है कि जो भी नोट्स हैं उनको रट लेने हैं, वो लाइन टू लाइन अपने को यूज करना है। ये मुझे तो समझ आया, आप भी समझ जाओगे, ये आपको पता होगा। अब इस डायग्राम को समझना है आपको, तो ऐसे मत समझो कि जैसे आपको दिख रहा है, कंफ्यूज हो जाओगे। एक चीज समझ लो बस, राजा का दूसरा नाम होता है बिजिगिसु, यानी कि जिसमें जीतने की इच्छा हो, जिसमें जीतने की प्रबल इच्छा हो, उसे लगे कि भाई बस मुझे तो जीतना ही जीतना है, बाल लड़ना है। जब तो पहले बहुत सारे बाल होते थे, है ना, कौन कौन से बाल होते थे आप सबको पता है, अश्वमेध यज्ञ, पहले अश्वमेध यज्ञ जो होता था, अश्वमेध यज्ञ, है ना, फिर राजसूय यज्ञ जो होता था, राजसूय यज्ञ जीतने के बाद राजसूय यज्ञ जो होता था। तो ये सारे यज्ञ जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये सारे यज्ञ जो हैं वो बताते हैं कि भाई किंग जो है उसका नाम क्या है यहाँ पे, विजिगिसु, जिसमें जीतने की प्रबल इच्छा हो। अब मान लो ये राजा जा रहा है अपने इधर की तरफ, राजा जा रहा है इधर की तरफ, जाएगा ही जाएगा। तो राजा जो है वो सबसे पहले क्या होगा, अदी, उसका दुश्मन अदी, फिर दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया, मित्र, दुश्मन का दुश्मन क्या हो गया, मित्र। अब अगर एक चीज समझो, ये राजा है, ये अपने स्टेट है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये मान लो कोई नेक्स्ट स्टेट है। अगर अपना दुश्मन ये है और इसका दुश्मन ये है, तो इसका मित्र ये हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि अदी का मित्र, है ना, यानी कि दुश्मन का मित्र ये है, और अपने मित्र का मित्र, और इसका मित्र कौन हो गया, ये मित्र का मित्र। समझ गए इस चीज को, बहुत आसान है यार। एक चीज समझ लो, आपके पड़ोस के 4 घर हैं, मैं एक चीज समझा दूं अगर अभी तक भी नहीं आई। पड़ोस के 4 घर हैं, 1 घर, 2 घर, 3 घर और 4 घर, ठीक है। इन दोनों में शत्रुता है, इन दोनों में एनेमी है ना, तो यानी कि ये क्या हो गए आपस में, अदी, ये क्या हो गए आपस में, अदी, दुश्मन हो गए ये।
अब ये इससे जो रिलेशन है सारे इसके पर्सपेक्टिव में देखने हैं आपको, है ना, इसके पर्सपेक्टिव में, अपने घर के पर्सपेक्टिव में। अब इसका भी दुश्मन कौन है, ये तो अपने लिए क्या हो गया, ये मित्र, अपने लिए क्या हो गया, ये मित्र, अपने लिए क्या हो गया, मित्र। अब इसका दुश्मन ये है, इसका दुश्मन ये नेक्स्ट वाला है, तो इसके लिए ये वाला मित्र हो गया, इसके लिए जो है वो ये वाला मित्र हो गया, इसके लिए दूसरे वाले के लिए चौथा वाला मित्र हो गया। तो ये किसका मित्र हो गया, आदि का मित्र। ये किसका मित्र हो गया, आदि का मित्र। मान लो मैं यहाँ पे एक और घर बना दूं पांचवा, तो वो किसका मित्र हो जाएगा, वो हमारे इस वाले मित्र का मित्र हो जाएगा। तो यानी कि इसे क्या बोल देंगे, मित्र का मित्र। इसे क्या बोल देंगे, मित्र का मित्र। बोलो चीज समझ आई कि नहीं आई, बोलो चीज समझ आई कि नहीं आई। ये डायग्राम समझ आ गया। आप बोलोगे भाई ये तो समझ आ गया मेरे में, ठीक है, अब लेकिन ये तो बता दे कि ये तो ठीक है ना, इधर का तो चल ठीक था, है ना। अब ये वाला क्या कर रहा है यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, जब राजा इधर लड़ने जाएगा, जब राजा इधर लड़ने जाएगा, तो उसे पीछे वाले राज भी तो देखने हैं, उसे पीछे वाले राज भी तो देखने हैं। तो वो क्या काम करता है, जिधर लड़ने जा रहा है उधर से दूसरे वाले राज को अपना मित्र बना लेता है, चाहे कुछ टाइम के लिए बनाए। अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान से लड़ रहा है, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए चाइना को अपना दोस्त बना ले, है ना। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन मान लो, ठीक है। तो यानी कि इसे क्या बोलते हैं, परासिंग्रह। फिर आता है एक अकरंड, फिर परासिंग्रह सारा, यानी कि जो इसका मित्र है, और फिर अकरंड सारा। समझ आई चीज, समझ आई कि नहीं आई, समझ आई कि नहीं आई। ये थोड़े टाइम के लिए अपने मित्र बनाने होते हैं, जिससे कि ये अटैक ना कर दें इस टाइम पे जब राजा इधर लड़ने जा रहा है। बोलो समझ आ गई होगी ये चीज मेरे हिसाब से। इन एडिशन टू द फ्रंट स्टेट जो आगे आए थे, अरि, फिर अधिमित्र, है ना, उनकी बात कर रहा है। इन एडिशन टू द फ्रंट स्टेट, ए किंग ऑल्सो नीड्स टू लुक आफ्टर द बैक स्टेट टू मेंटेन पावर। दस द एनेमी का नाम क्या होता है, परासिंग्रह, जो मैंने बताया, एंड फ्रेंड का नाम क्या होता है, अकरंड, कम इनटू पिक्चर। तो कौटिल्य यहाँ पे क्या बताता है, कौटिल्य बताता है, कौटिल्य ऑल्सो टॉक्स अबाउट द अदर किंग। कौटिल्य दो किंग के बारे में बात करता है, जैसे उदासेना। उदासेना इज द नेचुरल किंग, न्यूट्रल किंग, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, स्विट्जरलैंड, इनको अपने से कोई फर्क ही नहीं है। दूसरा क्या है, मध्यमा। मध्यमा जो होते हैं बफर स्टेट, जैसे कि भूटान, नेपाल अपने चाइना इंडिया के बीच में है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कौटिल्य ने बताने की कोशिश करी है। दो नाम याद रख लेना, उदासेना और मध्यमा। उदासेना जो न्यूट्रल होते हैं, तुर्कमेनिस्तान और स्विट्जरलैंड, और मध्यमा जो बफर स्टेट होते हैं, भूटान और नेपाल। कौटिल्य की 3-4 चीजें अभी तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट कर लेते हैं, एक बार कंक्लूड भी करेंगे ध्यान से। समझ आगे, बफल स्टेट जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। दस कौटिल्यस मंडला थ्योरी इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट इंसाइट इन जियो पॉलिटिक्स। इसीलिए जो कौटिल्य की मंडला थ्योरी है उसे जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू दी गई है, बहुत ज़्यादा उसका स्कोप है, बहुत ज़्यादा इंसाइट है। ये चीज़ अपने को याद रख लेनी है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये तो हो गया पहला वाला कि राजा को दूसरे की जमीन क्यों हड़पनी चाहिए, या जो पड़ोसी वाला देश होता है वो अपना जो शत्रु होता है, एनेमी होता है, वो क्यों होता है। पहले वाले का आंसर खत्म हो गया यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जो कौटिल्य है वो इंडियन मैकाइबली है। किसने बोला था ये नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोला था कि कौटिल्य जो है वो इंडियन मैकाइबली है। हाउएवर क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग, उपेंद्र कौर ने बोला कि जो मैकाइबली है वो इटालियन कौटिल्य बोला जाना चाहिए, क्योंकि कौटिल्य तो पहले आए थे ना। तो मैकाइबली जो है उसको इटालियन कौटिल्य बोलो आप, जबकि हमारे कौटिल्य को आप इंडियन मैकाइबलियन मत बोलो। बोथ थिंकर्स बिलोंग टू डिफरेंट स्पेस एंड टाइम, दोनों अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थान से, लेकिन उनके आइडियाज सिमिलर हैं। आइडियाज क्या है उनका, वो एथिक्स का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं देखते। अब एक चीज बताओ यार, अपने पड़ोस के घर पे कब्जा करना, युद्ध करना, एथिक्स वाला कंसेप्ट तो है नहीं, हमारे वैल्यूज तो हमें नहीं सिखाती ये वाली चीजें, ठीक है। लेकिन है, कौटिल्य ने बोला कि आप लड़ो, जो आपके पास वाला देश है वो आपका दुश्मन है। बिलीव्ड इन नेशनलिज्म, अब यार देश जो है वो सबसे नंबर 1 पे होना चाहिए। जब तो बोला उसने वेल बीइंग ऑफ पीपल कैसे होगा, कौटिल्य ने क्या बोला था, वेल बीइंग ऑफ पीपल आप कैसे एस्टेब्लिश करोगे, जब अपने पड़ोस की लैंड जो है उस पर कब्जा कर लोगे, और लैंड कब्जा कर लोगे, क्योंकि लैंड जो है वो सोर्स होता है मटेरियल वेल्थ बीइंग का। ये चीज अपने को समझ आ गई। एंड एन इम्पेरियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, और जो अपनी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए वो भी गजब वाली होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं है कि भाई आप फॉरेन पॉलिसी का एग्जांपल क्या है, जो सर्कल पढ़े थे वो फॉरेन पॉलिसी का ही तो एग्जांपल है कि दुश्मन के दुश्मन को मित्र मान लो, है ना, ये और किसी चीज का एग्जांपल थोड़ी है। तो ये सारी चीजें किसने बताई थी हमें, कौटिल्य ने। कहीं ना कहीं इस चीज पे जो मैकाइबली है उसने भी यही बातें की थी। लेकिन मैकाइबली और कौटिल्य में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, मैकाइबली सॉ प्रिंस एज अबव रिलीजन। मैकाइबली ने बोला कि जो मेरा राजा है वो रिलीजन से भी ऊपर है, वो सुप्रीमम है। लेकिन कौटिल्य ने बोला कि जो मेरा राजा है
यानी कि जो कौटिल्य का राजा होने वाला है वो धर्म के अंदर रहेगा, वो धर्म को फॉलो करेगा। ठीक है। मैकेबलियन गिव जनरिक एडवाइसेस, उसने बोला कि ठीक है यार, जो राजा प्रिंस होना चाहिए वो क्लेवर लाइक ए फॉक्स, ये स्टेटमेंट आपने सुना होगा अगर मैकेबली को पढ़ रहे हो, है ना, लाइक ए फॉक्स होना चाहिए। ठीक है। उसने बोला कि आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा, अगर आप किसी के फादर को मार दोगे तो उसे इतना दुख नहीं होगा, अगर आप प्रॉपर्टी पे कब्जा करोगे तो वो ज्यादा दुखी होगा, तो इसीलिए उसे तुरंत सप्रेस कर दो। ठीक है। ये सारे प्रिंस के स्टेटमेंट थे। प्रिंस ने बोला कि रिलीजन से ऊपर प्रिंस है, रिलीजन से ऊपर प्रिंस है, लेकिन प्रिंस को पब्लिकली रिलीजन जो है वो दिखाना चाहिए। ठीक है। जिससे लोगों में डर बना रहे। ये सारे मैकेबली के स्टेटमेंट थे जो उसने यूज किए थे, वो जनरल स्टेटमेंट थे। लेकिन कौटिल्य ने तो धो धो के मारा। कौटिल्य ने तो एकदम स्पेसिफिक एडवाइस दिए कि तुम ऐसा करो। उसने तो बताया कि देशों पे कब्जा कैसा करना है। फिर नेक्स्ट आता है एक स्कॉलर आते हैं मैक्स वेबर। देयरफॉर सॉ मैकेबलिस प्रिंस एज हार्मलेस एंड कॉल्ड कौटिल्य एज मोर मैकेबलियन। उसने बोला कि जो मैकेबली का प्रिंस है उसकी तो कुछ औकात ही नहीं है, हार्मलेस है, वो तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो अपना कौटिल्य वाला है ना भाई साहब, वो ज़्यादा पावरफुल है अपने मैकेबली से। ठीक है। भाई कौटिल्य गॉट हिज आइडियल किंग कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य का आइडियल किंग है। अब आप बता दो मुझे, कोई मैकेबली का आइडियल किंग था क्या? नहीं। तो मैकेबली कुडंट गेट हिज प्रिंस। ये चीज अपने को समझ आ गई। 10 It would be appropriate to go with Upinder Kaur's idea and see Machiavelli as Italian Cotillon and not vice versa। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन, ये हो गया आपका कंक्लूजन। अभी तक आपने इस चीज में क्वेश्चन में एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको याद होगा कि मैं बता देता हूँ एक बार कि जो अपने इमीडिएट नेबरहुड जो होता है, इमीडिएट जो नेबरहुड होता है वो अपना दुश्मन होता है। इमीडिएट नेबरहुड जो होता है वो अपना एनेमी होता है। ठीक है। या उसकी लैंड जो हमें उस पर कब्जा करना चाहिए। इसके बारे में उसने बोला था कि डिस्कस करो, इसके बारे में बोला था डिस्कस करो। दूसरा ये था कि जो कौटिल्य है वो इंडियन मैकाइबली है। जो कौटिल्य है वो इंडियन मैकाइबली है। इस बात पे हमें डिस्कस करना था। इंडियन क्या है? मैकाइबली। इंडियन मैकाइबली है। इस बात पे हमें डिस्कस करना था। ठीक है। तो रिया डावी मैम ने शुरुआत कहाँ से करी? रिया डावी मैम ने, एक बार मैं आपको ध्यान दिला देता हूँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो तो, उन्होंने शुरुआत करी थी कि कौटिल्य ने एक बुक लिखी है। कौटिल्य ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो है वो स्टेट क्राफ्ट की सबसे बेस्ट बुक है। अर्थशास्त्र जो है स्टेट क्राफ्ट की सबसे बेस्ट बुक है। फिर उन्होंने लिखा जो कौटिल्य है वो रियलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। जो कौटिल्य है वो रियलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने लिखा कौटिल्य जो है वो दंड फिलोसफी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। ये इनके इंट्रोडक्शन में था। फिर रिया डावी मैम ने क्या बताया अपने आंसर में? फिर उन्होंने बोला कि जो कौटिल्य है वो बोलते हैं कि जो अपने इमीडिएट नेबरहुड की लैंड है, जो लैंड है यानी कि लैंड जो है, अगर देखो इन्होंने क्या बोला, स्टेट जो है वो एक ऑर्गन की तरह है, अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे बड़ा होना पड़ेगा। और वो बड़ा कैसे होगा? वो जब वो लैंड जो है वो एक्वायर करेगा, लैंड एक्वायर करेगा। लैंड कहाँ से एक्वायर करेगा? अपने पड़ोसी देश से। लैंड कहाँ से एक्वायर लैंड कहाँ से एक्वायर करेगा? अपने पड़ोसी देश से। ठीक है। से गलत होने क्या? पड़ोसी देश से। और पड़ोसी देश से अगर एक्वायर करेगा तो ये क्या है? रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है ही है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, है ना। क्योंकि लैंड क्यों एक्वायर करेगा? क्योंकि लैंड जो है वो अपने वेल बीइंग ऑफ पीपल के लिए, लैंड क्यों? वेल बीइंग ऑफ पीपल के लिए, जो उसकी राजा है उसके वेल बीइंग के लिए वो लैंड एक्वायर करेगा। ये चीज अपने ने पढ़ी थी। फिर इसके बाद अपने ने पढ़ी थी कि एक मंडल थ्योरी दी है उसने। जो कौटिल्य उसने बहुत सारी थ्योरी दी, आपको पता होगा, साप्तांग थ्योरी, मंडल थ्योरी, है ना। ये सारी थ्योरी एक बार देख लेना। फिर उन्होंने बताया कौटिल्य ने दी एक मंडल थ्योरी। मंडल थ्योरी याद है? मंडल थ्योरी में फिर उन्होंने एक ये सर्कल बनाए बहुत सारे। फिर उन्होंने बताया जो अपना दुश्मन होता है उसे बोलते हैं अदि। फिर जो अपना दुश्मन का दुश्मन उसे बोलते हैं मित्र। फिर जो दुश्मन का मित्र उसे बोलते हैं अदि मित्र। और जो अपना मित्र उसे बोलते हैं मित्र, है ना, उसे बोलते हैं मित्र। फिर उन्होंने बोला कि जब राजा इधर लड़ने जा रहा है तो राजा को इधर भी फोकस करना चाहिए। तो जो पहला दुश्मन है उसका नाम दिया, फिर दूसरे का अकरंड, फिर तीसरे का जो प्रजवास्कन अकरंड जो नाम था, है ना, वो सारे नाम इन्होंने यहाँ पे दिए। ये चीज समझ आ गई। तो इस वजह से इन्होंने बताया कि इसीलिए जो कौटिल्य ने बोला है कि भाई मतलब मंडल थ्योरी में उसने बताया कि हाँ, जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड है वो हमारा दुश्मन है। फिर इंडियन मैकेबली की बात आई थी। तो जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने कौटिल्य को इंडियन मैकाइबली बोला था, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ पे बात आई कि भाई अगर टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन मैकाइबली नहीं, उसे इटालियन मैकाइबली को इटालियन कौटिल्य बोलो, ठीक है। ये भी बात आई। फिर बात आई कि दोनों के व्यूज सेम है, दोनों एक तरह से मतलब एथिक्स को बाहर रखते हैं,
दोनों एक तरह से एथिक्स को बाहर रखते हैं, ठीक है। दोनों के लिए नेशनलिज्म ऊपर है, दोनों के लिए नेशनलिज्म ऊपर है। ये सारी चीज़ें अपने ने पढ़ी। डिफरेंस की भी बात आई फिर दोनों के लिए कि रिलीजन जो है वो कौटिल्य के लिए ऊपर है, राजा के ऊपर रिलीजन है, लेकिन जो प्रिंस है मैकाइवली का जो प्रिंस है उसके ऊपर कोई भी रिलीजन का दबाव नहीं है। फिर एक और बात आई कि कौटिल्य को तो अपना राजकुमार राजा मिल गया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन जो मैकाइवली का प्रिंस है उसे अपना कोई रियल प्रिंस नहीं मिला। तो ये सारे डिफरेंस जो है वो हमने देखे थे, है ना। फिर उसके बाद हमने कंक्लूजन देख लिया, और कंक्लूजन क्या था जो आपकी नज़रों में है, दस इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू दैट उपेंद्र कोर्स आइडिया एंड सी मैकाइवली एज इटालियन कौटिल्य एंड नॉट वाइस वर्सा। ये चीज़ समझ आ गई कि नहीं आ गई। आज वीडियो लंबी हो गई है, बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं सत्यम गांधी सर की कॉपी, बहुत जल्दी हो जाएगी ये तो, है ना। सारी चीज़ें पढ़ ली, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है भाई, कहाँ गए सर जी, आ जाओ 3C पे पहुँच गया ये तो। ठीक है, देखते हैं यार कहाँ है इनका आंसर, ये था कौटिल्य वाला। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, मैं जैसा कि हम डेली डिस्कस करते हैं सेम क्वेश्चन का सेम आंसर डिस्कस करेंगे। बस ध्यान दे लीजिएगा, इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कैसे चेंज कर दिया है, और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना, कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। कौटिल्य इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड एंड ओरिजिनल थिंकर टिल नाउ इन इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि मोस्ट प्रोफाउंड ओरिजिनल थिंकर इन हिज बुक अर्थशास्त्र। आप ध्यान दो, दिया डावी मैम ने बुक का नाम मेंशन नहीं किया कहीं भी, इन्होंने मेंशन किया है अर्थशास्त्र। ही प्रोवाइड्स एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्टेटक्राफ्ट फॉरेन पॉलिसी डील विद करप्शन। ये करप्शन के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, पता है करप्शन के बारे में क्या बोला था इन्होंने, यार ये वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन चलो बता देता हूँ। इन्होंने बोला था करप्शन के बारे में कि आप करप्शन खत्म नहीं कर सकते, आप करप्शन खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे कर्ब कर सकते हो, आप उसे करप्शन कर्ब कर सकते हो। ठीक है ना। तो आज के टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि आप करप्शन खत्म नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, जो लूप होल्स हैं करप्शन के, जो लूप होल्स हैं, जैसे डीएम को पता पड़े कि अब पैसा कहाँ से मिलेगा, इतने में आप डीएम का ट्रांसफर कर दो, है ना। तो कहीं ना कहीं करप्शन एक कुछ कमेटीज आती हैं ऐसे ऐसे आइडिया देती हैं, मैं नहीं दे रहा, तो ये कुछ कुछ आप रियलिज्म से जोड़ते जाओ। वन ऑफ द कोर थीम ऑफ कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज मंडल थ्योरी, रिया डावी मैम ने भी लिखा था। अकॉर्डिंग टू हिम अर्थ शुड बी द बिगेस्ट प्रायोरिटी, मतलब लैंड, है ना। ए किंग द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अर्थ इज लैंड, जो बिगेस्ट सोर्स है अर्थ वो लैंड है। दस लैंड इज द सोर्स ऑफ वेलबींग, सेम रिया डावी मैम ने भी लिखा था। कौटिल्य एडवाइज किंग टू फॉलो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कैसे होगी, कैप्चर लैंड एज मच एज ही कैन फॉर वेलबींग ऑफ द स्टेट, दूसरे की जमीन पे कब्जा करो। ठीक है, समझ आ गया होगा ये तो। नेक्स्ट क्या लिखा इन्होंने, द फर्स्ट टेरिटरी टू बी कैप्चर्ड बाय द किंग इज इमीडिएट नेबरहुड, सबसे पहले कब्जा किस पे करो, अपने पड़ोसी की पे। दस ही टर्म्स इट एज एरी, एरी अरी जो किसको बोला उन्होंने, एनेमी को। कौटिल्य एडवाइजेस किंग टू मार्च ऑन द एक्सपेडिशन टू कैप्चर एनेमीज टेरिटरी एंड यूज साम दाम दंड भेद, सबको पता है ना साम दाम दंड भेद, ये तो रटा पड़ा है बचपन से, साम दाम दंड भेद कौटिल्य का ही है ये। ठीक है, फाइट विद एवरी, हर एक से लड़ो और जमीन कब्जा करो। Kautilya used also of the view that wise king must calculate enemy's power before starting war, यानी कौटिल्य ने ऐसा भी बोला था भाई पहले देख लो उनकी सेना वेना कितनी है, ऐसा ना हो लड़ने जाओ मर के आ जाओ, इसलिए अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम हारने वाले हो तो वहां से संधि करके वापस निकल लो, ये भी कौटिल्य ने बोला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ आ गई। फिर क्या लगते हैं सर, अबे भाई ये डिलीट नहीं हुआ, रुको यार, ऐसा थोड़ी ना होता है लाइफ में। ठीक है, फिर क्या लिखता है ये, calculate enemy's power before starting, but if enemy surrenders without using force then it good, otherwise direct force should be used. ठीक है, according to him a चक्रवर्ती सम्राट must capture his enemies immediate neighborhood territory। चक्रवर्ती कौन होगा, आपको पता है, जैसे कि अशोका ने ये पॉलिसी यूज की थी, है ना, अशोका ने ये पॉलिसी यूज की थी। ठीक है, सबको पता है कि ये पॉलिसी भगवान राम ने भी इसी टाइप की कुछ पॉलिसी यूज की थी, है ना। युधिष्ठिर ने भी ऐसे ही कुछ, युधिष्ठिर ने वो कौन था वो, युधिष्ठिर और पांडव कौरव जिस टाइम एक थे, है ना, उस टाइम भी उन्होंने यही पॉलिसी यूज की थी। ठीक है, दूसरे के राज्य पे कब्जा करना, तो ये सारी चीज़ें अपने को पता है। मुगल्स ने भी तो यही किया था, मुगल्स ने क्या अलग किया था। तो ड्यू टू एम्फेसिस ऑन रियलिज्म इन कौटिल्यस आइडियाज, नेहरू इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया कॉल्स कौटिल्य इंडियन मैकाइवली। उपेंद्र कौर इन हिज बुक पॉलिटिकल बैलेंस इन एंशियंट इंडिया, पॉलिटिकल, ये उपेंद्र की कौर की बुक का नाम लिख लो जो रिया डावी मैम ने नहीं लिखा, इन एंशियंट इंडिया कॉल्स मैकाइवली इंडियन कौटिल्य। सिमिलरिटीज बिटवीन कौटिल्य एंड मैकाइवली कौन कौन सी हैं,
बोथ आर ऑफेंसिव रियलिज्म। हाँ, एक ना कौटिल्य ने पता क्या बोला था कि ऑफेंसिव रियलिज्म इज द बेस्ट डिफेंस, इज द बेस्ट डिफेंस, ये कौटिल्य ने बोला हुआ है ना, कि अगर आप सबसे जाके पहले हमला कर दो, ये अपना सबसे अच्छा डिफेंस है। ठीक है, तो ये भी कौटिल्य का स्टेटमेंट अपन याद रख सकते हैं, कहीं यूज भी कर सकते हैं। ऑफेंसिव रियलिज्म का भी मतलब ये होता है। बोथ एडवाइस किंग टू यूज एनी मीन्स फॉर स्टेट स्टेबिलिटी, उन्होंने बोला कुछ भी करो लेकिन स्टेट की स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। बोथ एथिक्स आउटसाइड पॉलिटिक्स बताई दिया। बोथ सपोर्ट एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी बताई दिया। However, despite similarities, there is a huge time space gap between कौटिल्य एंड मैकाइवली, सबने बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है इन्होंने, मोरोवर कौटिल्य प्लेस किंग बिलो धर्मा, कौटिल्य को उन्होंने कौटिल्य ने जो राजा को धर्मा के नीचे रखा और मैकाइवली ने धर्मा के ऊपर रखा। कौटिल्य ने स्पेसिफिक एडवाइस दी है जबकि मैकाइवली ने जनरल एडवाइस दी है। सेम दिया डाबी मैम का आप देख रहे हो, सेम टू सेम लिखा हुआ है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मोरोवर कौटिल्य ने अपना किंग पाया चंद्रगुप्त, जबकि मैकाइवली को अपना प्रिंस जो है वो नहीं मिला। ये भी चीज़ें दिया डाबी मैम ने लिखी थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुब्ररंजन मैम के नोट्स पढ़ो और सेम टू सेम आंसर लिखो, जब भी आपको नंबर जो है वो मिलने वाले हैं, जब भी आपको नंबर मिलने वाले हैं, कंसेप्ट सेम होना चाहिए, है ना। तो ड्यू टू दिस रीजन बेबल कॉल्स कौटिल्य मोर मैकाइवलियन देन मैकाइवली हिमसेल्फ एंड कॉल मैकाइवली किंग हार्मलेस। ये भी चीज़ें वहाँ पे बात हो गई। 10 कंक्लूजन देख लेते हैं। 10 डिस्पाइट बीइंग सिमिलरिटीज बिटवीन बोथ देयर आर मोर डिफरेंसेस बट कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इन रियलिज्म एंड ईस्ट एंड वेस्टर्न वर्ल्ड इज वेरी सिग्निफिकेंट, यानी कि ठीक है दोनों में डिफरेंस हैं लेकिन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। ये था कंक्लूजन, ये थी दोनों की कॉपी। चीज़ें समझ आ गई होंगी, कौटिल्य आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।